वेलकम टू एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। हम सब जानते हैं कि अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ है और हम ह्यूमंस बीइंग अर्थ में ज़िंदा रह पाए हैं क्योंकि अर्थ में लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि लैंड, वाटर, एयर। अब ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। अब ये तीन मेन कंपोनेंट क्या है? वो है लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? जो सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ का जिसमें हम रहते हैं, यानी कि ज़मीन जो होती है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? द गैसेस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। हमारे आसपास जो है ये बहुत सारी गैसेस होती हैं, एयर होती है, हवा होती है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, और बहुत सारी और इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। और थर्ड कंपोनेंट जो कि हाइड्रोस्फेयर, वो होता है वाटर। हम जानते हैं कि हमारी अर्थ 70% वाटर से कवर्ड है। ठीक है, तो वो वाला हिस्सा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी है, वाटर, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ओके, और बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर होती है एक नैरो जोन जिसमें लैंड, वाटर, एयर तीनों मिलती हैं। ठीक है, और जिसमें लाइफ कंटेन होती है एंड कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। सो आई होप अब आपको ये थोड़ा एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया है कि कहाँ कहाँ से ये नाम आए हैं। तो ये नाम हमें ग्रीक लैंग्वेज से मिले हैं जहाँ पे लिथोस मतलब होता है स्टोन, एटमोस मतलब वेपर एंड हाइड्रो हुदर मतलब वाटर एंड बायोस मतलब लाइफ। तो मूविंग ऑन, अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। और इसमें क्या क्या आता है? रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये तो होगी लिथोस्फेयर की बात। अब हमारी जो अर्थ की सरफेस होती है उसमें दो मेन डिवीजन हमने कर रखे हैं, टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। एक है हमारा कॉन्टिनेंट्स एंड दूसरा है हमारा ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे लार्ज लार्ज लैंड मासेस, वहीं ओशन बेसिस होते हैं हमारी ह्यूज वाटर बॉडीज़। अब हमारे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अर्थ हमारी 70% वाटर से कवर्ड है। अब हमने इन वाटर्स को ना अलग अलग ओशंस में डिवाइड कर रखा है और ये सारे ही ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ ओशंस। अगर आप इस मैप में देखोगे तो यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशन है, ये आपका अटलांटिक, ये आपका साउदर्न, ये इंडियन ओशन। ठीक है, और ये सारे ही ओशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये आर्टिक ओशन। ओके, और इन सारे ही ओशंस में जो लेवल ऑफ वाटर है वो एक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। और इसीलिए अगर हमें हाइट नापनी होती है, एलिवेशन नापना होता है, तो हम नापते किससे? लेवल ऑफ सी से। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी। ओके, अब हम बात करें हाईएस्ट माउंटेन पीक की, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट जो कि है 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। और अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट डेप्थ की, तो वो है हमारा मेरीना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन जो कि है 11,022 मीटर्स। ओके, अब अगर हम बात करें उन लोगों की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, तो हमारे एडमंड हिलर एंड तंजानिया, नॉर्वे क्या थे, वर द फर्स्ट मैन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था ऑन 29 मई 1953। वहीं जुनोको तबाई फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था 16 मई 1975 में। और फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? हमारी बचेंद्री पाल, जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को, पीक पे सबसे पहले पहुंची थी, वो तब थी 23 मई 1984। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो पहले हमने ओशन के बारे में थोड़ा जान लिया। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। तो दुनिया को हमने 7 कॉन्टिनेंट्स में बांट रखा है। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। ओके, जो कि हैं एशिया। और ये सारे ही कॉन्टिनेंट्स ना बड़े बड़े वाटर बॉडीज से डिवाइडेड है। जैसे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मैप से मैं समझाती हूँ। देखो, जैसे कि ये एशिया है, फिर ये ऑस्ट्रेलिया, इनको डिवाइड कर रहा है इंडियन ओशन। ठीक है, वहीं एशिया और अफ्रीका को डिवाइड कर रहा है इंडियन ओशन, है ना। फिर यहाँ पे आप देखोगे एशिया और यूरोप है। और मूविंग ऑन, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका को डिवाइड कर रहा है अटलांटिक ओशन।
है ना, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को अटलांटिक ओशन। तो ऐसे हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, और ये किस तरीके से ओशंस इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने आपको कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम बताए, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और इनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम इनके बारे में हल्के हल्के चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है, एंड इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ, और ये लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होते हुए जाता है, पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और एशिया और यूरोप किससे सेपरेटेड है, आर सेपरेटेड बाय यूरल माउंटेन्स ऑन दी वेस्ट, ठीक है। और अगर हम यूरोप और एशिया को कंबाइंड लैंड मास को क्या बुलाते हैं, यूरेशिया। ओके, ये तो बात हो गई एशिया की। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप एशिया से छोटा है, ये लाई करता है वेस्ट ऑफ एशिया में। आर्टिक सर्कल इससे पास होता है। यूरोप इज़ बाउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। तो यूरोप हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम मैप में देखें तो देखो, यहाँ पे ये आर्टिक ओशन से घिरा है, इधर ये अटलांटिक ओशन, और इधर ये मेडिटेरियन सी से। तो हर तरफ से यूरोप पानी से घिरा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है अफ्रीका। अफ्रीका हमारा है सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया के बाद। ये इक्वेटर या फिर 0 डिग्री इससे पास होता है, रन्स थ्रू ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। इसका ज़्यादा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा नॉर्थन हेमिस्फेयर पे लाई करता है, ठीक है। और ये इकलौता कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। उसके अलावा सहारा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है, वो अफ्रीका में लाया करता है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंट हर तरफ से ओशंस और सी से घिरा हुआ है। और ये याद रखना है कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो कि नाइल है, वो अफ्रीका से फ्लो होती है, ठीक है। ये सारे ही पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं पॉइंट्स, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है। ओके, अब अगर हम बात करें मैप में, देखो मैं आपको अफ्रीका दिखा देती हूँ। ये है अफ्रीका, ये ग्रीन वाला दिख रहा हो ना, ये है अफ्रीका। हर तरफ से देखो घिरा हुआ है पानी से, और उसी के साथ साथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही इससे पास हो रहे हैं। ये सहारा डेजर्ट है, ये नाइल रिवर है, ठीक है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका, जो कि 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ये साउथ अमेरिका से लिंक्ड है बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। ये याद रखना है कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका कैसे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो दे आर लिंक्ड बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, जिसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ओके, ये जो नॉर्थ अमेरिका है कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे लाया करता है एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे लाया करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ये देखो नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस को अगर हम समझे तो इस्थमस होता है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मासेस। कोई भी लैंड जो बड़े बड़े 2 लैंड मासेस को जोड़ रहा हो और वो बहुत ही पतला है, तो उसको हम बोलते हैं इस्थमस। ओके, वहीं एक स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है वाटर बॉडी। अ स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर बॉडीज कनेक्टिंग 2 लैंड मासेस। वहीं अगर 2 लैंड मासेस को पानी जोड़ रहा है, एक बहुत ही पतला नैरो पैसेज, एक बहुत ही पतली सी लाइन है वाटर की, आप समझ सकते हो, बहुत ही पतला से नैरो पैसेज है वाटर का, वो अगर 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ा है तो हम उसे बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे कि यहाँ पे है स्ट्रेट, इंडिया और पानी को, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाली। ओके, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा अलग थोड़ा आइडिया दे दिया टॉपिक को समझने के लिए। तो आई होप आप समझ लोगे इस्थमस और स्ट्रेट क्या होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका हमारा कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फेयर पे लाई करता है। एंड्रस जो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, वो यहाँ लाई करती है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेज़न, ये भी साउथ अमेरिका में है।
उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो पढ़ना है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। ये सारी तरफ से ओशन से घिरा हुआ है और इसीलिए इसको एक आइसलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइसलैंड कॉन्टिनेंट का कौन सा है तो आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर पर लाई करता है, बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये जो है साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर। जो साउथ पोल है इसके ऑलमोस्ट सेंटर पे लाई करता है, ठीक है। और ये पूरा ही ओशन जो है परमानेंटली किससे कवर रहता है, आइस से कवर रहता है। इस ओशन में कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। उसी के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोल रखे हैं, जैसे कि इंडिया के रिसर्च सेंटर। अगर आपसे कोई पूछे एंटार्क्टिका में इंडिया के कोई 2 रिसर्च सेंटर के नाम बताइए तो आप बोलोगे मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया के 2 रिसर्च सेंटर जो एंटार्क्टिका में है वो है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ओके, जो पढ़ना है वो है हमारा हाइड्रोस्फीयर। तो हमारे अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये मोर देन 71% अर्थ पानी से घिरा हुआ है। सॉरी, मैंने अभी आपको 70% बताया था बट उसके क्लोज ही है। तो मोर देन 71% हमारा अर्थ पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, इसलिए पूरा ब्लू ब्लू दिखता है अगर आप स्पेस से देखोगे। बाकी 29% लैंड है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर किसका कंसिस्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल दी फॉर्म, यानी कि वाटर अलग अलग फॉर्म्स में होता है। कुछ रनिंग वाटर होता है, कुछ लेक्स में होता है, कुछ आइस में होता है ना। रनिंग वाटर इन ओशियन, रिवर्स, लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर। और ये जैसे कि और हमारे एटमॉस्फेयर में भी वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये सारे ही वाटर कंप्राइज करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन, यानी कि अर्थ का मेजर वाटर जो है हमारा वो ओशंस में पाया जाता है, जो कि क्या है 97%। आप ये समझो, कंफ्यूज मत होना। देखो, अर्थ है हमारी, अर्थ की जो सरफेस है उसमें 71% हिस्सा पानी का है और 29% लैंड का। अब आपको पानी की बात में बताया जा रहा है कि पानी जो है ना, पानी अगर आप देखो पानी, तो पानी का 97% जो अर्थ का वाटर है वो ओशियन में है, ठीक है। बाकी कहाँ पे है, बाकी अलग अलग फॉर्म में वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो 97% अर्थ का वाटर ये बहुत ही सॉल्टी है, बहुत ही नमकीन है और इसे हम ह्यूमंस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी जो परसेंट है फ्रेश वाटर 2.5% जो है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारे आइस शीट्स, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, जो कि बहुत स्मॉल है, ठीक है। और यही फ्रेश वाटर हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है, इसीलिए वाटर की स्कैरसिटी है पूरी दुनिया भर में, ठीक है। क्योंकि फ्रेश वाटर बहुत कम है हमारे पास, ओनली 2.5%। अगर पानी 100% हो उसका सिर्फ 2.5% ही हमारे पास क्या है, यूज़ के लिए है। तो इसीलिए इवन दो हमारा जो अर्थ है वो एक ब्लू प्लैनेट है, लेकिन फिर भी हमारे पास पानी की कमी है, क्योंकि 97% वाटर जो कि ओशन में है वो बहुत ही नमकीन है और हम ह्यूमंस उसे यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं ओशन की, जो कि है एक मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। मैं आपको पहले भी ओशंस बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो देयर आर, और ये सारे ओशंस इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे हमने डायग्राम में देखा, ये सारे ही ओशंस मूव करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे जो ओशंस होते हैं वो 3 चीफ मूवमेंट्स करते हैं, 3 चीफ मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर, जो कि है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। और हमें पता है कि 5 मेजर ओशन कौन से अभी हमने अपने मैप में देखे, वो है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन, ठीक है। जो सबसे बड़ा ओशन है वो है हमारा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। ये क्या है, इट स्प्रेड्स ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मैरीना ट्रेंच इसकी डीपेस्ट पार्ट है, जो हमने अभी पढ़ा, जो कि होती 11,022 मीटर्स डेप्थ में है ये, है ना। उसके अलावा जो पैसिफिक ओशन है, द पैसिफिक ओशन, वेट अ मिनट, हाँ, द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इसको सराउंड करते हैं। और पढ़ते हैं अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है,
ठीक है, वर्ल्ड का ये एस शेप का है। हमने पढ़ा पैसिफिक ओशन सर्कुलर शेप का है और अटलांटिक ओशन एस शेप का है। ठीक है, ये फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन द वेस्टर्न साइड में नॉर्थ और साउथ अमेरिका आते हैं, अफ्रीका एंड यूरोप आते हैं हमारे इसके ईस्टर्न साइड में, और इसकी जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन की हाईली इंटेंटेड है। ठीक है, यानी कि इर्रेगुलर है, जैसे आप देख सकते हो ये कोस्ट लाइन है एक किसकी, अटलांटिक ओशन की। उसके अलावा ये क्या है, द इरेगुलर एंड इंटेंडेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड, इसकी जो इरेगुलर और इंटेंडेड कोस्ट लाइन है ना, इस वजह से ये बहुत ही आइडल है नेचुरल हर्बर्स और पोर्ट्स के लिए। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओशन है अगर आप देखें फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और ये इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन। क्यों है, क्योंकि इसकी जो ये कोस्ट लाइन है बहुत ही इंटेंडेड है और इरेगुलर है, जो इसको बेस्ट बनाती है किसके लिए, पोर्ट्स के लिए। इसीलिए ये ओशियन कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है एंड वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट ओशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो ये एक लौता ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है। ठीक है, इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज़ इंडिया। और जो शेप है ओशन की ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप है। ठीक है, नॉर्थ में एशिया से बंधा हुआ है, वेस्ट में अफ्रीका से एंड ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट हमें पढ़ना है साउदर्न ओशन, नहीं सॉरी लास्ट नहीं, उसके बाद आर्टिक ओशन है। तो जो साउदर्न ओशन है ये किसको एनसर्कल करता है, एंटार्क्टिका को एनसर्कल करता है एंड एक्सटेंड 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आर्टिक ओशन। ये जो आर्टिक ओशन है ये लोकेटेड है विद इन द आर्टिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल को सराउंड करता है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, जिसको हम बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। मैंने आपको स्ट्रेट का भी मतलब बताया था। ठीक है, दो बड़े बड़े लैंड मासेस को एक अगर पतला सा पानी कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। उसके अलावा ये कहाँ से बाउंडेड है, इट इज़ बाउंडेड बाय नॉर्थन कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया क्या होता है, यूरोप और एशिया का कंबाइंड लैंड मास। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, ओशंस को थोड़ा डिटेल में जान लिया। मूविंग ऑन, अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अर्थ की जो सराउंडिंग है, ये अर्थ इज़ सराउंडेड बाय लार्ज लेयर ऑफ गैसेस, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, हमारा अर्थ है जो बहुत सारी गैसेस से सराउंडेड है, हवा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो थिन लेयर ऑफ एयर इज़ द इंटीग्रल पार्ट एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट, क्योंकि ये हवा ही हमको ब्रीथ देती है, हवा देती है ना, भी इसकी वजह से ऑक्सीजन देती है जिससे हम रह पाते हैं, और यही एटमॉस्फेयर हमको सन की हार्मफुल रेज से बचाता है। ठीक है, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर्स की हाइट तक एक्सटेंड है। हमने एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड कर रखा है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये 5 लेयर्स। और ये 5 लेयर हमने किसके बेसिस पे डिवाइड कर रखी है, कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर और उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो ये 5 लेयर स्टार्ट होती है ट्रोपोस्फेयर से, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, उसके बाद आता है हमारा एक्सोस्फेयर। तो इन तीनों ही लेयर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। चैप्टर का पूरा ही कि पूरा जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और हर एक चीज़ जो चैप्टर में पढ़ाई जा रही है उसे ध्यान से समझिएगा और याद भी रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आती है कौन सी लेयर, द लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, फिर हमारी मीजोस, फिर हमारी थर्मोस्फेयर एंड लास्ट में हमारी एक्सोस्फेयर। अब हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली जो कंपोनेंट प्रेजेंट है वो है हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि 99% मतलब कंपोजिशन कंप्राइज करते हैं, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो है 78%। ठीक है, एयर का 78% हिस्सा वो है नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। वहीं 21% हिस्से में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और बाकी सब में क्या, और बाकी अदर गैसेस जो कि है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये बहुत ही कम परसेंट में प्रेजेंट है, यानी कि कंप्राइजेज 1% ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, इसको हम ब्रीथ करते हैं। वहीं जो नाइट्रोजन होता है ये प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करता है। ठीक है, दोनों ही गैसेस बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो हम ब्रीथ करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट को ग्रो करने में मदद करता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको प्लांट्स को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। उसी के अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये अर्थ की गर्मी को ट्रैप करके रखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है कि ये क्या करता है, भले ही कम मात्रा में है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भले ही बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या ऑब्जर्व करता है, एब्जॉर्व द हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ।
ठीक है, और प्लानट को गर्म रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ से जितनी भी हीट रेडिएट हो रही है, निकल रही है, उसको ट्रैप करके रखता है, उसे बांध के रखता है, और इसी वजह से हमारा जो अर्थ है वो थोड़ा गर्म रहता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद, और ये बहुत इसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लानट। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर है ना, उसकी जो डेंसिटी है, उसका जो भारीपन आप समझ सकते हो, वो हर हाइट पे अलग अलग है। ओके, इसकी जो डेंसिटी होती है ये मैक्सिमम होती है, इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल। और जैसे आप ऊपर जाते जाते हो, आपकी जो हवा है उसकी डेंसिटी कम होती जाती है। ठीक है, इसीलिए आपको जब आप पहाड़ों में जाओगे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो हवा की डेंसिटी होती है ऊपर के वक्त, सॉरी पहाड़ों में, माउंटेन्स में बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसीलिए द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस the climbers experience problem in breathing due to the decrease in the density of air। और इसीलिए जो क्लाइंबर्स होते हैं, वो पीपल जो कभी माउंट एवरेस्ट चढ़े हैं, बड़े बड़े पहाड़ चढ़े होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, और एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, उसी के अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, और एयर की मूवमेंट को हम बोलते हैं विंड, यानी कि हवा। नेक्स्ट और लास्ट हमको पढ़ना है वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हमने स्टार्टिंग में भी समझा था क्या होता है, कि वो जहाँ पे तीनों ही चीज़ें मिलती हैं, हमारा लैंड, वाटर और एयर तीनों जहाँ पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ अ जोन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, देर आर सेवरल, ये देखो, ये एक बायोस्फीयर का एग्जांपल है। देखो, ये लिथोस्फीयर, क्रस्ट वाला पार्ट, ये पानी वाला पार्ट हाइड्रोस्फीयर, ये हवा एटमॉस्फेयर। ओके, मूविंग ऑन। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर है, इसको मेनली हमने दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है। बायोस्फीयर को, ऑर्गेनिजम्स को जो बायोस्फीयर में रह रहे हैं उनको दो चीज़ों में डिवाइड कर रखा है, वो है एक प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, उसके अलावा द 3 डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ये हमने पढ़ लिया। 3 डोमेन्स यानी कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पे इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। उसी के अलावा यहाँ पे थोड़ा वो बता रखा है कि कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे कि जब आप एग्जाम्पल मान लीजिए, जब आप फॉरेस्ट को काटते हैं वुड्स की नीड कंप्लीट करने के लिए, और लैंड को क्लियर करते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, तो सॉइल जो है वो आसानी से रिमूव हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अर्थ में बहुत सारी कलैमिटीज़ आती हैं। ओके, वहीं नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया था, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हीट को ट्रैप करके रखता है, और जिससे हमारी अर्थ जो है वो वार्म रहती है। तो पहले जब हमारी ह्यूमंस ने, हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ डेवलप नहीं करी थी और ये व्हीकल्स डेवलप नहीं करी थी, तब तो नेचर में एक बैलेंस बना हुआ था कि जितने CO2 रिलीज़ होती थी उतना ही एब्जॉर्व हो जाती थी। ठीक है, तो दिक्कत नहीं थी, एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन जब से हमने व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज़ डेवलप करी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा CO2 रिलीज़ करती हैं, जब से CO2 में इंक्रीज़ आया, तो इससे क्या हुआ है कि अब CO2 ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर और ज़्यादा एब्जॉर्ब, हीट और ज़्यादा ऑब्जॉर्ब होगी, तो हमारी धरती और ज़्यादा गर्म होगी, जिससे क्या होता है, हमारी धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग टर्म आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है हमेशा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा बहुत बढ़ रही है, इसीलिए जो हमारी क्योंकि, और CO2 हम जानते हैं कि हमारी गर्मी को एब्जॉर्व करती है, इसीलिए हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हमारी अर्थ भी और ज़्यादा गर्म हो रही है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग समझ गए होंगे आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत बार पूछा भी जाएगा, आगे भी जाके आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, तो आई होप आप कर पाओगे। तो 4 मेजर डोमेन हमने पढ़े, कौन कौन से होते हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। उसी के अलावा जो मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है 7 होते हैं मेजर कॉन्टिनेंट्स। 2 कॉन्टिनेंट्स जो एंटायरली साउथ हेमिस्फेयर में लाया करते हैं वो हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। उसके अलावा डिफरेंट लेयर्स होती हैं हमारी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट क्यों, क्योंकि 71%
पानी से कवर्ड है। उसके अलावा और भी क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वाले। द माउंटेन रेंज जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है, हमने पढ़ा था, वो है यूरल्स। उसके अलावा साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका किससे लिंक्ड है? एन इथमस से। जो मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है? नाइट्रोजन प्रेजेंट है 71%। उसके अलावा 1 मिनट, सॉरी 71% नहीं है, 78% है। 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ 78% है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्ट, वो डोमेन जिसमें सॉलिड रॉक कंसिस्ट होती है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा एशिया है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।